लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किन पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है और रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन के लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। किन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता? एनी पर्सन engaged exclusively in the business of supplying goods or services that are not leviable to tax। देखिए, नॉट लेविएबल टू टैक्स मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बता दिया था, जिसमें इंक्लूडेड है आपका ह्यूमन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और बाकी सब। ये मैंने कहाँ पे बताया था आपको? एग्रीगेट टर्नओवर की वीडियो में भी मैंने एक बार रिवाइज करवाया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड दोज विच आर होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब किसी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज को एक नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जम्प्ट किया हुआ है, उनको बोला जाता है होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। जितना भी आप लोग लैंड को कल्टिवेट करके उसमें से चीज़ें प्रोड्यूस करते हो, वो एग्जम्प्ट होती है एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। देखिए, प्रोसीजर अप्लाइज टू एवरी पर्सन। ये प्रोसीजर सभी को फॉलो करना पड़ता है एक्सेप्ट एनआरटीपी, मतलब नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, टीसीएस कलेक्टर अंडर सेक्शन 52, ओआईडीएआर सर्विसेज, और उसके बाद ओआईडीआर सर्विस सप्लायर, जो इनके सर्विसेज के सप्लायर होते हैं उन पर नहीं लगेगा। एप्लीकेशन टू बी मेड इन जीएसटी REG 01, ये फॉर्म नंबर है, ये आपको मेंशन करना होता है जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये इसी फॉर्म के थ्रू होता है, तो ये आपको एग्जामिनेशन में मेंशन करके आना है। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो दो पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? पैन को वैलिडेट करना होता है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जीएसटी इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको तो पैन वैलिडेट करना पड़ेगा। पैन कैसे वैलिडेट होगा? जब आप जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें आपको पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो पैन नंबर कहाँ से वेरीफाई होता है? सीबीडीटी डेटाबेस। सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, वहाँ से वेरीफाई होगा, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड थ्रू सेपरेट ओटीपी। आपके फ़ोन, जो पैन नंबर आपने बनवाया होगा, उसमें फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको डिक्लेयर करना होता है। तो आपका फ़ोन नंबर, मतलब मोबाइल नंबर, और आपका ईमेल आईडी जो भी पैन के साथ लिंक्ड है, उस पर ओटीपी जाएगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा उसको। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। उसके बाद अपॉन सबमिशन ऑफ पार्ट ए, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN नंबर इज जनरेटेड। ठीक है, ये पार्ट ए में सिर्फ यही 3 प्रोसेस आती हैं, और इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या होता है? जो आपका टीआरएन जनरेट हुआ है, मतलब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो आपका जनरेट हुआ है, उसको आप यूज़ करेंगे टू ओपन पार्ट बी एंड फिल डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ती है? रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ से आप सप्लाई करने वाले हो, कहाँ आपका मतलब एड्रेस आपका क्या है, जहाँ से आप अपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है क्या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो। ऑथराइज सिग्नेटरी, बैंक डिटेल्स एंड आधार ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें पार्ट बी में आपको बतानी पड़ती हैं। बैंक डिटेल्स के रिलेटेड एक प्रोविजन है, बैंक डिटेल्स मस्ट बी फर्निश्ड। कब फर्निश किया होता है? 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न। इन दोनों में से जो चीज़ पहले होती है, उससे पहले आपको बैंक डिटेल्स आपको फर्निश करना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नोट नंबर 2, आधार ऑथेंटिकेशन की, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में AA कर दिया है, बट आप लोग शॉर्टकट एग्जामिनेशन में यूज़ नहीं करेंगे, आपको आधार ऑथेंटिकेशन पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन मतलब, अभी मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें रजिस्टर्ड पर्सन कैसे आ गया? देखिए, जो पहले जीएसटी से पहले जो लॉज थे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैट के लॉज थे, या सिन वैट के लॉज थे, या सर्विस टैक्सेस थे, उसमें भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि उन लोगों को भी कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन का आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा उनको। एवरी पर्सन रजिस्टर्ड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, या तो फर्निश प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। अगर आप आधार नंबर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, रजिस्ट्रेशन जो आपको मिला हुआ है वो इनवैलिड हो जाएगा, एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शेल अप्लाई एज इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड। मतलब ये कि जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला है वो एक तो इनवैलिड हो जाएगा, और आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है इंडिविजुअल के लिए, एक हो जाता है अदर देन इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल को अंडरगो करना पड़ेगा आधार ऑथेंटिकेशन, फर्निश प्रूफ विथ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, और जो अदर देन इंडिविजुअल्स उनके ऊपर भी
ये प्रोसेस एप्लीकेबल होता है। मतलब ये कि आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करवा पाते हो तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और या तो फिर डीम्ड फिट डॉक्यूमेंट्स एज पर पीओ। मतलब पीओ मतलब कि प्रॉपर ऑफिसर जो रहते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर रहता है आपके सारा काम जो देखते हैं, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है ये किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉट एन इंडियन सिटीजन। देखिए जितने भी इंडियन सिटीजन उनका तो आधार बन जाएगा, लेकिन जो इंडियन सिटीजन है ही नहीं उनका आधार नहीं बनता, तो उनके ऊपर आधार की एप्लीकेबिलिटी लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो उनको हटा दिया गया है, उनके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजी या एसजी। गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट का जीएसटी का ऑथेंटिकेशन तो कराएगी नहीं, मतलब अपने आप को सबसे पहले सेपरेट करेंगे ना वो। उसके बाद पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए। लोकल अथॉरिटी मतलब जो आपके एरिया में जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है उनको भी क्या कहते हैं एग्जम्प्ट किया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी जिनको क्या कहते हैं पार्लियामेंट ने खुद से अपने मतलब पार्लियामेंट ने लॉ पास करके जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया उनको स्टैट्यूटरी बॉडी किया जाता है, कहा जाता है। और यूआईएन होल्डर, यूआईएन मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जैसे फॉरेन के लोग होते हैं ना जो एम्बेसी में काम करते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं, उन लोगों के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाया जाता है। सिंपल सी बात है, वो क्या कहते हैं इंडिया के रेसिडेंट्स तो है नहीं कि उनको आधार नंबर अलॉट किया जाए, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, इसलिए यूआईएन उनको देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई लोग। इसके बाद सीटीपी एनआरटीपी। सीटीपी एनआरटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। देखिए इनके बारे में एक अलग से प्रोविज़न भी था, मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में। सीटीपी एनआरटीपी शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन 5 डेज प्रायर टू मेकिंग सप्लाई। मतलब ये कि जिस दिन उन्हें अपने सप्लाई करनी है उससे 5 दिन पहले इनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और इनके जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है। जब ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो इनको उसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन में कितने दिन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो अगर मेरे को मान लीजिए 15 डेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन में मुझे 15 डेज़ लिखना पड़ेगा, तो 15 डेज़ के लिए ही मेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। और मैक्सिमम टाइम लिमिट है आपकी 90 डेज़। मतलब ये कि सीटीपी एनआरटीपी 90 डेज़ से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। लेकिन इसमें एक एक्सटेंशन का भी पॉइंट है। दिस पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड मोर देन 180 डेज़। 180 डेज़ के आगे मैंने 90 प्लस 90 लिखा है, मतलब ये कि 90 डेज़ ये 90 डेज़ खत्म होने के बाद प्लस 90 डेज़ और एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब जिस दिन से रजिस्ट्रेशन लिया है उस दिन से 180 डेज़ तक आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआईटीपी आप सप्लाई कर सकते हो 90 प्लस 90। ठीक है, और अगर 90 प्लस 90 मतलब 180 डेज से ज़्यादा आप कर रहे हो तो भाई रेगुलर में ही वो कर लो, क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन ले लो, ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज अ नॉर्मल पर्सन। इसके बाद बात कर लेते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लाइबल। बिकमिंग लाइबल का मतलब है जब आपकी थ्रेशहोल्ड, मतलब ये कि एग्रीगेट टर्नओवर किसी डेट पे मतलब ये कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है आप उसको टाइम टू टाइम कैलकुलेट करते रहते हो। जिस दिन उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट जो मैंने बताया था 20 लैक्स 10 लैक्स या 40 लैक्स, जिस दिन वो एक्सीड कर जाती है तो आप लाइबल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट मैंने अलग से वीडियो में भी बताया था और लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप देख सकते हो। और 30 डेज़ के अंदर आपने अप्लाई कर दिया तो डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल और रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आपने अप्लाई किया 30 डेज़ आफ्टर 30 डेज़ ऑफ बिकमिंग लाइबल, तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उस दिन आपको माना जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो। चलिए ये पोर्शन का ख़त्म होता है, अब हम लोग आगे जीएसटी का जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे।